फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी गो चैनल पर। अभी कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की न्यूज़ आई थी। मोदी जी ने एक स्पीच में बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने बताया कि वी नीड टू चेंज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी ये टॉपिक मतलब अपने यूपीएससी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है हम इसको अब पढ़ेंगे। अपने को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि अगर अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ में है तो अपना एक ही फोकस होना चाहिए कि उस चीज़ से रिलेवेंट सारी चीज़ें अपने को ध्यान में हो, क्योंकि अपने को यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना है। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपने को ध्यान में होनी चाहिए। अगर मोदी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ पास होने वाला है। तो इससे रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन सा टॉपिक रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए और कौन मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है, कौन से आर्टिकल है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और जो न्यू सब्सक्राइबर है चैनल के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी अपन स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो उससे रिलेटेड मैं आपको देखो, मेरा एक जनरल स्टैंडर्ड आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पहले मैं आपको सारी डिटेल व्यू उसका दे दूँगा, एक बार उनको उसकी ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा। उससे क्या आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कोड जो सभी रिलीजन्स के लिए सेम हो। जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, सारे जो भी अपने रिलीजन्स है, मैं सभी रिलीजन का सम्मान करता हूँ। सभी रिलीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए एक ही रूल्स। किसके रिगार्डिंग? मैरिज के संबंध में, डाइवोर्स के संबंध में, इनहेरिटेंस के संबंध में, अडॉप्शन के संबंध में। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने को पहले पता होना चाहिए। आर्टिकल 44, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14। 44 तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, डीपीएसपी। आर्टिकल 14 और 25 पे फंडामेंटल राइट्स का। अब साथ में अगर ये पढ़ लिया तो अपने को ये भी ध्यान होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 35 तक। और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। उसके बाद आर्टिकल 51 एक किसका है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। अब पार्ट 3 किसका है, फंडामेंटल राइट्स का। पार्ट 4 किसका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और पार्ट 4A किसका है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। तो अब डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है, पार्ट 4। अपने को हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि उससे रिलेवेंट कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए काम की है। वो सारी चीज़ें अपने को पता होगी तभी अपन यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी इन देयर पर्सनल मैटर सच जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। आर्टिकल 44 अभी जस्ट आपको बताया, उसका क्या लिंक है, तो आर्टिकल 44 डीपीएससी से लिंक है। और आर्टिकल 44 क्या पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है स्टेट यानी गवर्नमेंट, जो भी इंडिया की गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट है, शेल एंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के पूरी टेरिटरी के अंतर्गत उनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर करने के लिए ट्राई करना है। ये काम आर्टिकल 44 का है। और आर्टिकल 44 एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होता है। इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए और क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये लेकर आइए। और इसके थ्रू मतलब जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, जो माइनॉरिटी पर्सन्स है सोसाइटी के अंदर, जो रिलीजियस माइनॉरिटी पर्सन्स नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ माइनॉरिटी पर्सन्स बोल रहा हूँ, जैसे वुमेन्स है, उनके ऊपर बहुत बड़े डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनको दूर कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। द पर्पज बिहाइंड आर्टिकल 44 इज टू स्ट्रेंथन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी जो इंडिया का पर्पज है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको आपको पूरा करना है। किसकी बेनिफिट लेते हुए, आर्टिकल 44 का लेके, ठीक है। अब आपको मैं इसका सिंपल सा बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का लिंक कहाँ से आया है। तो ये 1835, जब 1835 के अंदर सबसे पहले इसकी हिस्ट्री मतलब कॉलोनियल इंडिया था, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि हमको नीड है यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। किससे रिलेटेड, एक तो क्राइम से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और उस टाइम पे ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे लॉ लेकर आए थे क्राइम से रिलेटेड, और ठीक है। अब उसके बाद BN राव कमेटी एक अपॉइंट की गई थी, जब मतलब इंडियन गवर्नमेंट पे जब इंग्लिश ब्रिटिश राज था उस टाइम पे 1941 का टाइम था। उस टाइम पे BN राव कमेटी को अपॉइंट किया गया कि आप हिंदू लॉ को कोडिफाई करो। और उसके अंदर क्या क्या जो भी मतलब उनको जो भी अपने को फोर्स करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उसके लिए कमेटी का मतलब BN राव कमेटी को एस्टेब्लिश किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है BN राव कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड थी कि हिंदू कोड को हिंदू लॉ के अंदर जो कोडिफाई करने के लिए किया था।
उसके बाद 1956 के अंदर क्या हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट। 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था। उसका उद्देश्य क्या था कि अमेंड करना, कोडिफाई करना द लॉ रिलेटिंग टू इंटरेस्ट और अनविल्ड सक्सेशन अमंग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स। हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन और सिख के बीच में जो मतलब उनके जो लॉ के अंदर कोडिफाई अमेंड करने और कोडिफाई करने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, उसको पास कर दिया गया था। लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसीज के जो पर्सनल लॉ है उसके अंदर अभी भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद एक शाह और मतलब अपन उसकी लिंक पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से लिंक थे। तो एक तो भाई 1835 का लिंक हो गया, एक 1941 में BN राव कमेटी का लिंक हो गया, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब रेफरेंस हो गया, और एक शाह बानो केस 1985 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस और सरला जो मुदगल केस है 1995, दोनों के अंदर ये डिसीजन दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सकता है। शाह बानो केस में तो ये बोलता है, और सरला मुदगल केस में वो बोलते हैं कि हमको कोई पावर नहीं है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर इंडिया की एक टेरिटरी के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो अभी ये दोनों चीज़ें आ गई। तो उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक लेके आई थी, कब, जब गवर्नमेंट ने अभी मतलब 2019 के बाद में जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद ट्रिपल तलाक आया था। और ट्रिपल तलाक के कारण जो ट्रिपल तलाक भी एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की और एक कदम था, एक स्टेप थी। उसके कारण क्या हुआ, ट्रिपल तलाक के कारण हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर जो मुस्लिम वुमेंस थी उनके ऊपर उनके तलाक 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 3 बार तलाक बोलते उनके साथ में डाइवोर्स हो जाता था। लेकिन अभी ट्रिपल तलाक आने से वो चीज़ हट गई है। तो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा, मैरिज, डाइवोर्स और जितने भी ये वसीयतनामा है सारी चीज़ों के अंदर सिमिलरिटी आ जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के केस में एक और इशू रहता है, मैं इसमें मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी रिलीजियस धर्म से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ टॉपिक को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मुस्लिम वुमेंस के केस में एक छोटा सा इशू रहता है कि उनको अगर उनका डाइवोर्स हो जाता है तो उनको भत्ता नहीं दिया जाता है, अलाउंस नहीं दिया जाता है बाई हस्बैंड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उनको ये भी मिलना लग जाएगा, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म कोड का क्या स्टेटस है, तो इंडिया के अंदर देखो एक तो होता है क्राइम, एक होता है सिविल केसेज, एक क्राइम केसेज। तो क्राइम केसेज के अंदर तो इंडिया के अंदर जैसे कुछ सिविल क्राइम केसेज के अंदर तो यूनिफॉर्मिटी है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर क्राइम मतलब ये जो क्राइम अपने क्रिमिनल कोड है वो सारी चीज़ें हैं। और सिविल के अंदर कहाँ कहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, ये सिविल कोड इनके अंदर भी है, लेकिन कुछ जगह नहीं है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना पड़ेगा, जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन और पर्शियन मतलब ईसाई जो भी क्रिश्चियंस लोग हैं सभी के अंदर जहाँ छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेंस के साथ में और जो माइनॉरिटी पर्सनस है उनके साथ में, तो उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू उनको इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी के तहत उनको पूरा राइट मिलना चाहिए ऐसा। उसके बाद अभी इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लीकेबल है, याद रखना गोवा। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, पेयर्स के अंदर कि भाई एक क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा कौन सा स्टेट है, तो गोवा स्टेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ पर अप्लीकेबल है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर अप्लाई कर देते हैं तो उसका फायदा क्या मिलेगा, एक तो प्रोटेक्शन मिलेगा किसको, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। लॉ के अंदर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा क्योंकि हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर अलग अलग लॉ है, तो इससे अच्छा सब जगह सिमिलरिटी होगी तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, जस्ट मतलब जुडिशरी को भी इससे थोड़ा सा आसानी रहेगी किसी को भी फैसला जजमेंट सुनाने में। और एडहरिंग टू द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म, और इंडिया में जो अपन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया अपने को चाहिए वो उसके अंदर भी एक 1 स्टेप अपन अहीड हो जाएंगे। और जेंडर जस्टिस, जो वुमेन के साथ में अभी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी हट जाएगा, इससे एक जेंडर जस्टिस और जेंडर के बीच में जो इक्वलिटी है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इंडिया में ऑलरेडी पर्सनल लॉ बहुत सारे हैं और उनके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये बहुत सारे एक्ट्स है, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं तो वहाँ पे इशू रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद उन दोनों के अंदर में मेल होना मुश्किल रहेगा। इसलिए उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा। सेकंड है कम्युनल पॉलिटिक्स, कि उसके बाद इसके वोट बैंक की पॉलिटिक्स का भी इशू आ जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटी इसका विरोध करेंगे, तो इसके लिए ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में भी इशू हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल, क्योंकि आर्टिकल 44 तो बोलता है कि इक्वलिटी के लिए, लेकिन आर्टिकल 25 बोलता है कि प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजियस गेट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी के भी धर्म के अंदर जो उनकी स्वतंत्रता है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको मेंटेन करना, प्रिजर्व करने का काम किसका है, स्टेट का काम है। तो इसके लिए आर्टिकल मतलब अगर किसी की भी फ्रीडम में दिक्कत आती है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए। तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 का भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका फाइनल आंसर यही है, कंक्लूजन यही निकलता है कि अब गवर्नमेंट को सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और प्रॉपर मतलब सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा, जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा, वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ेगा, माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ में जो इश्यूज़ है, उनके वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और अब यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो अपन डीपीएसपी से रिलेटेड बोल सकते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझ लो, उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको पता चल जाता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज इंसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2012 का क्वेश्चन है। इसके अंदर है सिक्योरिंग, देखो ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ, मतलब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो क्या ये डीपीएस की दे रखे हैं। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स, इनमें से कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स है। ठीक है। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स में मैं आपको सिंपल समझाऊंगा। पहला सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये लिबरल प्रिंसिपल है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इशू करना है तो ये लिबरल है, ये गांधी जी का कोई इसमें रोल ही नहीं था, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड नहीं था। ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, तो हाँ गांधी जी हमेशा बोलते थे कि गांव का विकास करो, गाँव का विकास करो, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज का विकास करना, तो गाँव गांधी जी इसके भी पक्ष में थे, तो दूसरा और तीसरा तो सही आंसर है, ये तो फाइनल हो गया। चौथा सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रिजनेबल लीजर्स एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, तो सिक्योर करना सारे वर्कर्स को रिजनेबली एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करना। ठीक है। तो गांधी जी इसके संबंध में कुछ भी नहीं बोला था गांधी जी ने, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है वैसे, बट अपन इससे 2 ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ऑप्शन 2 और 3 फाइनल है, तो अब इसमें से आप देखो कि अपने को 4 में कॉन्ट्रडिक्शन है। 1 तो क्लियर है, तो 1 किस किस में नहीं है, ए मतलब 1 हट ही गया तो ए हट गया और सी हट गया और डी हट गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, बी बचा 2 एंड 3, और अपना आंसर भी कौन सा था 2 एंड 3। आप सोचो पहला अगर आपका क्लियर है तो वैसे ही आपको 2 3 तो एलिमिनेट हो गए, बचा हुआ बी, वो आंसर सही है, और वैसे ही अपने को पता है दूसरा तीसरा सही है, तो इसका आंसर था बी। एक और क्वेश्चन है कि एक लेजिस्लेशन जो कन्फर करता है ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिमिनेशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायोलेट विच ऑफ द, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर रहा है तो उसके केस में कौन सा मतलब लॉ का वायोलेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायोलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अगर ऐसा कुछ लॉ बनता है तो किस आर्टिकल को वायोलेट करता है, तो आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है कि आपको सभी जगह मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए सबके साथ में, और आप अगर ऐसा लॉ लेके आ रहे हो जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, जो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो राइट टू इक्वलिटी हैम्पर हो रहा है उससे। ठीक है। आर्टिकल 44 तो डीपीएसपी से यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, जो इससे कोई मतलब ही नहीं है इसका। आर्टिकल 28 और 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी से जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसका भी कोई लिंक नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 14। ठीक है। आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, बस इतना सा ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी आने वाला है, और अपने को इतना ध्यान रखना है कि अभी मोदी जी ने स्पीच दिया है तो इस पर आएगा। हम इसके साथ में विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी लेके आने वाले हैं, मतलब चल रही है हमारे विजन आईएएस की, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ देखिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन हम मई 2023 की चल रही है, उसमें ऑलरेडी पॉलिटिकल कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, अब इंटरनेशनल रिलेशन हमारा चल रहा है, आप पढ़िए कुछ, अगर इसमें भी आपको छोटा मोटा कुछ इश्यू लगता है तो आप मुझे बताइए, इस कमेंट बॉक्स में इश्यू लिखिए, अपन उसको रिजोल्व करेंगे, अपन साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारा मोटिव ये है कि एक तानाशाही करना है, नहीं, आप जो बताओगे कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व ऐसा कर सकते हैं, तो वी विल डू इट। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।